हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के पढ़े थे हमने। एक तो होते हैं परंपरागत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल परंपरागत सोर्स होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, सीमित। अगर हम उनका ज़्यादा यूज करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, समाप्ति, जैसे कि कोयला। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो परंपरागत सोर्स है उससे गैर परंपरागत सोर्सों की ओर बढ़ रहे हैं। उसी में हमने पहला देखा था सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में वहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था, वो नोट कर लेना। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में हमने प्लांट पढ़ लिए थे। तो प्लांट में एक वहाँ पे लिख लेना नहरी, नहर पर स्थापित, नहर पर स्थापित फर्स्ट प्लांट राजस्थान में। नहर पर स्थापित पहला प्लांट कहाँ पर है, पहला प्लांट राजस्थान में नहर पर, तो यह है मैनावली। एक जगह पड़ती है मैनावली, कहाँ पर है ये, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। अब नहर पे प्लांट लगाने के दो फायदे होते हैं। एक तो क्या है, जैसे ये नहर है, इसके ऊपर आपने प्लांट लगा दी तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। दूसरी अपन को क्या मिल जाएगी, एनर्जी भी मिल जाएगी। जैसे इसके आसपास ही इरिगेटेड लैंड होगा, यहाँ से सिंचाई की जाएगी तो इससे प्राप्त होने वाली बिजली का यूज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फायदे हो गए। नहर पर सबसे पहला प्लांट कहाँ पे लगा था, तो गुजरात। गुजरात पहला राज्य बना था जिसने नहर पर प्लांट लगाने का, सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई थी। कौन सी नहर, नर्मदा नहर, पढ़ी थी हमने, नर्मदा नहर। 74 किलोमीटर है इसका, राजस्थान में जालौर के सिलू गांव से एंटर होती है। बाड़मेर और जालौर दो क्षेत्र है इसका, पढ़ा था, ठीक है। तो ये लिख लो, ये नहर पर स्थापित फर्स्ट प्लांट कहाँ पे लगाया गया था, मैनावली, हनुमानगढ़ में एक जगह है। और इंडिया में देखें, हम इंडिया में देखें तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, गुजरात में हुई थी, नर्मदा नहर पर, ठीक है। मैनावली, हनुमानगढ़, गुजरात, मतलब इंडिया में पहलो स्टेट गुजरात बने जो जहाँ ये अच्छा नहर पर सोलर प्लांट लगा हुआ की शुरुआत। क्या पेपर, जनवरी में तो कभी भी हो सकता है। रीड पर ही फोकस करो पर आप। ठीक है, तो हमने सोलर एनर्जी पढ़ ली थी। सोलर एनर्जी में लास्ट में एक पॉइंट छूटा हुआ था कि नहर पर कहाँ पर स्थापित किया गया है पहला प्लांट, तो मैनावली, हनुमानगढ़ में एक जगह है, ठीक है। बाकी इंडिया में देखें तो ऐसा पहला प्लांट लगाने की शुरुआत किसने की थी, गुजरात राज्य ने की थी, नर्मदा नहर पर। नर्मदा नहर गुजरात, राजस्थान में भी आती है, जालौर के सिलू गाँव से एंटर होती है। जालौर और बाड़मेर दो जिलों को इससे फायदा मिलता है, ठीक है। तो अगला एनर्जी सोर्स देखते हैं हम। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने सोलर एनर्जी की बात की थी अभी तक। अब पढ़ेंगे हम विंड एनर्जी। दूसरा क्या है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल क्या कहाँ है, पोटेंशियल का मतलब है क्षमता। जहाँ पर पवन ऊर्जा की सबसे ज़्यादा क्षमता है वो कौन सा स्टेट है इंडिया में, तो इंडिया में पहला स्टेट है गुजरात, ठीक है। पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी की क्षमता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। पोटेंशियल, क्षमता की बात कर रहे हैं हम, यहाँ उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्षमता की बात कर रहे हैं। और सोलर एनर्जी में राजस्थान का कौन सा स्थान था, पहला स्थान था, ठीक है। अब राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पर है, तो जैसलमेर में, जैसलमेर में। इसलिए जैसलमेर को क्या कहते हैं, पंखों की नगरी, क्या कहते हैं, पंखों की नगरी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी हुई है, इसलिए इसको कह देते हैं पंखों की नगरी, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो जैसलमेर को क्या कह दिया, पंखों की नगरी, ठीक है। ये उत्पादन की बात करें तो उत्पादन का उत्पादन में राजस्थान का स्थान है चौथा या फिर पाँचवा। ये डाटा चेंज होता रहता है, बाकी
क्षमता की बात करें, क्षमता तो फिक्स ही रहेगी, क्षमता चेंज नहीं हो सकती। तो राजस्थान की कौन सी क्षमता है? सेकंड। बाकी उत्पादन में या तो चौथा स्थान आएगा या पांचवा, ये डाटा चेंज होता रहता है। तो ये जैसे हम आपका एग्जाम से पहले एक बार डाटा मैच कर लेंगे, ठीक है। चौथा और पांचवा, और पहला स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का। उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। तो राजस्थान में किसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है? तो जैसलमेर की। जैसलमेर को इसलिए क्या कहते हैं? पंखों की नगरी। अब बात की क्षमता की, तो सेंट्रल पे हमने देखा था एक मिनिस्ट्री काम कर रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही थी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन व नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि कितनी क्षमता है? तो अलग अलग हाइट पर अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि अलग अलग हाइट पर विंड की स्पीड और विंड की जो विंड फ्लो होने की कैपेसिटी है वो दोनों क्या होगी? अलग अलग होगी, इसलिए क्षमता भी अलग अलग आएगी। तो इसने कहा कि 100 मीटर पे तो कितनी क्षमता है? 18,770 मेगावाट, ठीक है। और 120 मीटर पर कितनी है? 127.75 मेगावाट, ठीक है। 100 मीटर पे तो कितनी है? 18,770 है, और 120 मीटर पर कितनी है? 127.75 मेगावाट, ये क्षमता है मिनिस्ट्री ऑफ किसके अनुसार? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार। अब विंड एनर्जी की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान पूरा रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर जो विंड की कैपेसिटी, विंड फ्लो होने की स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई अवरोध नहीं है, एरिया बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और कहाँ पर होगी विंड एनर्जी की क्षमता? कहाँ पर होगी? तो अरावली के दर्रों में। कहाँ होगी? अरावली के दर्रों में। अरावली के जो दर्रे हैं वहाँ पर होगी। अरावली के दर्रों में क्यों होगी? मान लो आपके पास 10 लीटर पानी है, उसको एक तो आप बड़े होल से गुजारो, एक छोटे पाइप से गुजारो, तो छोटे पाइप में क्या होगी? स्पीड ज़्यादा आएगी। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? पूरे क्षेत्र से हवा एक छोटे से क्षेत्र से जाएगी, तो स्पीड क्या होगी? विंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो हमारे पवन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, इसलिए अरावली के दर्रों में भी क्षमताएं पाई जाती है किसकी? विंड एनर्जी की, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षमता जैसलमेर की, इसलिए इसको पंखों की नगरी कह दिया। इंडिया में कौन सा स्थान है राजस्थान का? दूसरा। प्रोडक्शन में सबसे पहला स्थान आएगा तमिलनाडु का, और राजस्थान का या तो चौथा स्थान होगा या फिर पांचवा स्थान होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्षमता कितनी है, तो एक सेंट्रल केंद्र लेवल पर एक मंत्रालय काम करता है, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उसने कहा कि 100 मीटर पे तो 18,770 मेगावाट क्षमता है, और 120 मीटर पर कितनी है? 127.75 मेगावाट क्षमता है। इसके अलावा एक संस्थान और आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने कितने स्थानों की आइडेंटिफाई किया है? 26 स्थानों को। 26 स्थानों की पहचान की है कि यहाँ पर विंड एनर्जी की क्षमता है। 26 स्थानों पर आप विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये किसने अनुमान लगाया? इंस्टीट्यूट ऑफ मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इसने 26 स्थानों पर पाया है कि हाँ, यहाँ पर विंड एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो ये देख लिया हमने कि इंडिया में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और राजस्थान में भी जैसलमेर में सबसे ज़्यादा, इसलिए उसको कहते हैं पंखों की नगरी। उत्पादन की बात करी जाए तो उत्पादन में तमिलनाडु का पहला स्थान है, और राजस्थान का देखें तो या तो चौथा स्थान आएगा या पांचवा स्थान आएगा। ये डाटा कंटिन्यू चेंज होता रहता है, तो एक बार इसको लास्ट में मैच कर लेंगे, ठीक है। 100 मीटर पे क्षमता 18,770 है, और 120 मीटर पर 127.75 है। अरावली के दर्रों में भी इसकी क्षमता है। क्यों? क्योंकि विंड की स्पीड वहाँ पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने कितने स्थानों को आइडेंटिफाई किया है? 26 स्थानों को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है। तो ये विंड एनर्जी देख रहे थे, यहाँ पर गीगावाट आएगा। कितना क्या आएगा? गीगावाट। तो हमने देखा विंड एनर्जी में क्षमता की बात करें तो राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, और उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु के बाद तमिलनाडु का है पहला स्थान, राजस्थान का या तो चौथा स्थान होगा या पांचवा स्थान होगा। डाटा कंटिन्यू चेंज होता रहता है, क्योंकि प्लांट नए नए लगते रहते हैं, इसलिए उत्पादन क्षमता अलग अलग रहती है। जैसलमेर की क्षमता राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते थे? पंखों की नगरी। 100 मीटर पर 18,770 मेगावाट की क्षमता, और 120 मीटर पर 127.75 गीगावाट की क्षमता। यह एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसने राजस्थान में 26 स्थानों को चिन्हित किया है कि हाँ, यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो ये बात की हमने विंड एनर्जी की। इसके अलावा अरावली के दर्रों में भी, क्योंकि वहाँ पर विंड की स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पे भी विंड प्लांट लगने की संभावना है, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान में विंड प्लांट कहाँ कहाँ पर।
ठीक है, सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर, तो जैसलमेर में देखते हैं कौन कौन से। अमर सागर, अमर सागर, बड़ा बाग, सोडा बंधन, सोडा बंधन, और एक हसुआ, हसुआ। ठीक है, जैसलमेर में है अमर सागर, बड़ा बाग, सोडा बंधन और हसुआ। अमर सागर की क्या विशेषता है कि ये है राजस्थान का पहला प्लांट, फर्स्ट प्लांट। पहला प्लांट कौन सा है? अमर सागर में। कब स्थापित हुआ ये? तो 1999 में। ठीक है, बड़ा बाग, बड़ा बाग की क्या विशेषता है कि ये है पहला प्राइवेट सेक्टर, पहला प्राइवेट सेक्टर का, पहला प्राइवेट सेक्टर का कौन सा है? बड़ा बाग। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कौन सी है? तो एक कंपनी है, इसका नाम है मेसर्स कालानी इंदौर। कौन सी है? मेसर्स कालानी इंदौर। अमर सागर देखा तो जैसलमेर में राजस्थान में क्षमता सबसे ज़्यादा, इसको ही कहते हैं पंखों की नगरी। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से प्लांट है। तो अमर सागर ये है राजस्थान का पहला विंड प्लांट। कब लगाया गया? तो 1999 में। फिर है बड़ा बाग, बड़ा बाग क्या है? प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का पहला प्लांट है। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, तो मेसर्स कालानी इंदौर के नाम से। फिर है सोडा बंधन और हसुआ। ठीक है, तो जैसलमेर में ही हो गए। इसके बाद देखते हैं जोधपुर में, जोधपुर में, जोधपुर में है एक तो सोलर में भी जो आया था माथणिया, इसके अलावा फलोदी, ठीक है, ओसिया भी आ जाता है एक, ओसिया। तो माथणिया, फलोदी, ओसिया ये कहाँ पर होंगे? जोधपुर में। फिर आ जाता है प्रतापगढ़, 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 प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है देवगढ़, जो अरावली में भी आए थे। देवगढ़ ये राजस्थान का कौन सा प्लांट है? सेकंड प्लांट है, ये लगा था 2000 में। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में देवगढ़ है, सेकंड प्लांट है। इसके अलावा एक और है धमोतर, धमोतर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन कहाँ कहाँ पर है विंड प्लांट। तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा अमर सागर, बड़ा बाग, सोडा बंधन और हसुआ। अमर सागर की क्या विशेषता है कि ये राजस्थान का पहला विंड प्लांट है, 1999 में इसे स्थापित किया गया। फिर है बड़ा बाग, बड़ा बाग क्या है? पहला प्राइवेट सेक्टर का। कौन सी कंपनी है? मेसर्स कालानी इंदौर। इसके अलावा सोडा बंधन और हसुआ। फिर है जोधपुर, जोधपुर में माथणिया, फलोदी, ओसिया। प्रतापगढ़ की बात करें तो देवगढ़, देवगढ़ क्या है? सेकंड प्लांट है राजस्थान का। पहला कौन सा था? अमर सागर। कब स्थापित किया गया? 2000 में। और एक है दमोतर, ये अभी वीडियो मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था। अमर सागर पहला प्लांट कौन सा है राजस्थान का? अमर सागर। ठीक है, तो ये लिख लो कौन कौन से प्लांट है। ठीक है, तो हमने ये विंड प्लांट पढ़े। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जैसलमेर। जैसलमेर में अमर सागर पहला, बड़ा बाग प्राइवेट सेक्टर का पहला, कंपनी कौन सी होगी? मेसर्स कालानी इंदौर। सोडा बंधन पढ़ लिया, हंसुआ। जोधपुर की बात करें तो माथणिया, फलोदी, ओसिया। माथणिया सोलर पार्क जहाँ पर पहला प्लांट था। प्रतापगढ़ में देवगढ़ कौन सा है राजस्थान का? दूसरा। और धमोतर। ठीक है, यहीं पर लिखना। प्रतापगढ़ में कौन कौन सा है? देवगढ़ जो कि राजस्थान का दूसरा है, धमोतर। जोधपुर में कौन कौन सा है? माथणिया, फलोदी, ओसिया। ठीक है, जैसलमेर में अमर सागर, बड़ा बाग, इसके अलावा हसुआ और सोडा बंधन। ठीक है, अमर सागर, अमर सागर फिर आ जाएगा। अमर सागर कहाँ पर है? अमर सागर जैसलमेर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक विंड पार्क लगाया गया है। क्या लगाया गया है? विंड पार्क, विंड पार्क। जैसे सोलर पार्क पढ़े थे अपन ने, वैसे क्या? विंड पार्क। ठीक है, तो विंड पार्क लगाया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। कौन सा है? इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, तो इंडिया का पहला कौन सा है? तमिलनाडु में है एक, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। और जो विंड पार्क अमर सागर में लगाया गया है, ये कौन सा है? दूसरा, क्षमता वाइज दूसरा। कितनी क्षमता है? क्षमता की बात करें तो 1064 मेगावाट।
और तमिलनाडु की वाले की क्षमता है 1500 मेगावाट। लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है तमिलनाडु वाला। ऑपरेशनल की बात आए तो विंड पार्क जो जैसलमेर में है, ये अमर सागर में, ये ऑपरेशनल सबसे बड़ा है। ऑपरेशनल की बात आ जाए तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? अमर सागर। बाकी ऐसे क्षमता वाइज पूछेगा तो सबसे बड़ा कहाँ पर आएगा? तमिलनाडु कन्याकुमारी में। इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, कंपनी भी पूछ लेगा कौन सी कंपनी, विंड पार्क या विंड एनर्जी में जो कंपनी, जैसे वहाँ पर पढ़ा था अपन ने राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वैसे यहाँ एक कंपनी आएगी हर जगह, सुजलोन। क्या नाम है कंपनी का? सुजलोन। ठीक है, कौन सी कंपनी आएगी? सुजलोन। ये स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, सुजलोन। तो विंड पार्क कहाँ पर डेवलप किया गया है? अमर सागर में। 1064 मेगावाट की क्षमता है। ये इंडिया का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। पहला कहाँ पर है? तमिलनाडु कन्याकुमारी में। 1500 मेगावाट क्षमता है इसकी। अगर ऑपरेशनल पूछेगा, ऑपरेशनल, तो ऑपरेशनल सबसे बड़ा कहाँ पर है? ऑपरेशनल कब? तो ऑपरेशनल में यही आएगा, जैसलमेर वाला अमर सागर। कंपनी कौन सी है? तो सुजलोन कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? सुजलोन कंपनी। तो ये भी लिख लो, ये वाला फैक्ट भी लिख लो कि विंड पार्क कहाँ पर है? अमर सागर में, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा। और ऑपरेशनल पूछे तो इंडिया का पहला सबसे बड़ा कौन सा है? तो अमर सागर में। कौन सी कंपनी? सुजलोन कंपनी। क्षमता 1064 मेगावाट की। ठीक है, तो विंड एनर्जी की बात की हमने। जैसलमेर में, राजस्थान में जैसलमेर की सबसे ज़्यादा क्षमता। अमर सागर राजस्थान का पहला प्लांट। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बड़ा बाग। कंपनी कौन सी है? मेसर्स कालानी, इंदौर। विंड पार्क की बात करें हम, जिसकी क्षमता इंडिया में दूसरे नंबर पे है, कौन सा है? अमर सागर में। किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? सुजलोन कंपनी के द्वारा। अगर ऑपरेशनल क्षमता की बात करें तो इसका अमर सागर का कौन सा स्थान आएगा? पहला स्थान आएगा। और बाकी ओवरऑल क्षमता की बात करें तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी वाला प्लांट है उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी की नीति। तो जो पहली विंड पॉलिसी आई थी, पहली विंड पॉलिसी, पहली पवन ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति कब आई थी? ये आई थी 2012 में, जुलाई 2012 में। ठीक है, सोलर एनर्जी पहली कब आई थी? 2011 में। पवन ऊर्जा नीति पहली कब आई है? 2012 में। और फिर नवीनतम, नवीनतम सोलर एनर्जी वाली डेट 18 दिसंबर 2019। ठीक है ना। राजस्थान गवर्नमेंट को इस दिन क्या हुआ था? 1 साल पूरा। इस वजह से ये दिनांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18 दिसंबर 2019। बहुत सारी स्कीमों की डेट यही आएगी, बहुत सारी पॉलिसी की डेट यही आएगी, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 18 दिसंबर 2019। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका टारगेट क्या है? टारगेट, लक्ष्य क्या है इसका? इसका लक्ष्य है 7500। इसका पूरा नाम है इस नीति का, पवन व हाइब्रिड, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति। ठीक है ना, पूरा नाम क्या है इस नीति का? पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति। तो इसका टारगेट कितना है? 7500 मेगावाट का। सोलर का हमने देखा था 30 गीगावाट का टारगेट रखा था 2024-25 का। ये टारगेट कब तक अचीव करना है? 2024-25 तक। अब ये 7500 जो मेगावाट है, इसमें से 4000 मेगावाट तो है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और 3500 जो है वह कैसी है? हाइब्रिड। 3500 कैसी है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है 2 का ग्रुप, यानी कि सोलर विंड हो जाएगा, विंड या कोई दूसरी एनर्जी हो जाएगी, कोल या विंड हो जाएगी, ऐसे हाइब्रिड एनर्जी 3500 मेगावाट की। तो पहला हाइब्रिड प्लांट, पहला हाइब्रिड प्लांट, देश का पहला हाइब्रिड प्लांट, फर्स्ट हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? जैसलमेर में। जैसलमेर में लगाया है। कंपनी कौन सी है? अडानी कंपनी। अडानी के द्वारा देश का पहला हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? जैसलमेर। जिसमें सोलर, हाइब्रिड में कौन कौन सी है यहाँ पर? एक तो है सोलर और दूसरी है विंड। हाइब्रिड में यहाँ कौन कौन सी है? एक तो है सोलर और दूसरी क्या है? पवन ऊर्जा। इसकी क्षमता 390 मेगावाट। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि देश का पहला हाइब्रिड प्लांट कौन से जिले में लगा है? जैसलमेर में। किसके द्वारा लगाया गया है? अडानी के द्वारा। हाइब्रिड में यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी है? तो सोलर और पवन ऊर्जा। ठीक है, ये 4000 मेगावाट में क्या है? पवन ऊर्जा। तो जो नवीनतम
पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति वो कब आई? 18 दिसंबर 2019। टारगेट है 7500 मेगावाट, कब तक अचीव करना है? 2024-25 तक। इसमें से 4000 मेगावाट तो क्या है? पवन ऊर्जा, और 3500 क्या है? हाइब्रिड। इसी हाइब्रिड में हमने देखा देश का पहला हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर लगा? जैसलमेर में। किसका द्वारा लगाया गया? अडानी। हाइब्रिड में कौन कौन सी है? इसमें सोलर और पवन ऊर्जा। अब इसे और आगे स्पेसिफाई करें पवन ऊर्जा को, तो जो ये 4000 मेगावाट, इसमें से 2000 मेगावाट, जो 2000 मेगावाट है वो तो किसको सेल करेंगे? डिस्कॉम को सेल करेंगे। डिस्कॉम को, जो भी हमारी जो वितरण कंपनियाँ हैं जैसे JVVNL है, अजमेर वाली है, जोधपुर वाली है, तो उनको क्या करेंगे? सेल करेंगे 2000 मेगावाट। तो ठीक है, डिस्कॉम को बेच देंगे। एक टर्म आती है रेन्यूएबल परचेस ऑप्शन, यानी कि कंपनियों को एक निश्चित अमाउंट में क्या करनी पड़ेगी? रेन्यूएबल एनर्जी खरीदनी पड़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? RPO, रेन्यूएबल परचेस ऑप्शन। ठीक है, तो उसके तहत ही 2000 मेगावाट तो किसको सेल करेंगे? डिस्कॉम को देंगे इस 4000 में से। और जो बाकी की 2000 बची, को या तो स्टेट में या तो हम राज्य में किसी और को बेच देंगे, कोई उद्योग हो गया, किसी को भी बेच देंगे डिस्कॉम के अलावा। ठीक है, या फिर क्या करेंगे? अन्य स्टेट को, अन्य या दूसरे राज्य को सेल। ठीक है, 4000 मेगावाट में क्या है? 2000 मेगावाट तो डिस्कॉम को दे देंगे, और बाकी की जो 2000 है वो या तो स्टेट में किसी को बेच देंगे डिस्कॉम के अलावा, या फिर किसी दूसरे स्टेट को, अगर उसको दूसरे स्टेट को जरूरत पड़ेगी तो दूसरे स्टेट को दे देंगे। ठीक है, तो ये पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में। ऐसे सोलर देखी थी, पहली आई थी 2011 में, और राजस्थान पहला स्टेट बना था देश में सोलर एनर्जी लाने वाला। ठीक है, नवीनतम कब आई? 18 दिसंबर 2019। जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है उसकी भी डेट यही थी। इसका टारगेट कितना है? 7500 मेगावाट। कब तक अचीव करना है? 2024-25 तक। इसमें 4000 तो विंड एनर्जी, 3500 हाइब्रिड। देश का पहला हाइब्रिड प्लांट अडानी के द्वारा लगाया गया है जैसलमेर में। हाइब्रिड में कौन कौन सी है? सोलर और विंड एनर्जी। क्षमता है 390 मेगावाट की। इनको अगर क्लासीफाई करें 4000 मेगावाट को, तो 2000 मेगावाट तो डिस्कॉम को सेल कर देंगे, और 2000 मेगावाट या तो डिस्कॉम के अलावा राज्य के अंदर ही जैसे किसी उद्योग को दे देंगे, या फिर किसी अन्य स्टेट को अगर जरूरत होगी तो उसको सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है, ये देखिए हमने पवन ऊर्जा वाली नीति, पहली नीति आई थी 2012 में, जो नवीनतम है, जिसका क्या नाम है? पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति। इसका टारगेट कितना है? 7500 मेगावाट का, जिसमें 4000 तो विंड एनर्जी है और 3500 क्या है? हाइब्रिड। कब आई है? 18 दिसंबर 2019। 18 दिसंबर 2019 को ही कौन सी आई थी? सोलर ऊर्जा नीति। इसमें टारगेट था 30 गीगावाट का। ठीक है, तो ये तो होगी विंड ऊर्जा पूरी। अगली देखेंगे अब, इसमें एक और इसमें लिख लेना, लिखना चाहो तो रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर विंड एनर्जी प्लांट लगाया गया था? कोडियासर। वैसे पूछेगा नहीं, रेलवे स्टेशन कोडियासर। ठीक है, अगले पढ़ते हैं बायोमास एनर्जी। बायोमास, ठीक है, बायोमास ऊर्जा। बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है जैसे कि खेती से बचने वाले, जैसे खेती में जो हमारी फसलें होती है उनके जो अवशेष हैं वो, जैसे कि चावल की भूसी, सरसों की खली, पड़े, ठीक है, चावल की भूसी, सरसों की खली, ये आदि। इसके अलावा विलायती बबूल, ठीक है ना। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बायोमास में। लगभग जो भी हमारी फसलों के अवशेष बचते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? बायोमास में आ जाते हैं। राजस्थान में कहाँ पर बायोमास एनर्जी की सबसे ज़्यादा संभावना है? संभावना। तो राजस्थान में सबसे सिंचित एरिया कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला। तो सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर है? गंगानगर में। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावना है कहाँ पर है? तो गंगानगर में। बायोमास एनर्जी की सबसे ज़्यादा संभावना है गंगानगर में। ये रिसोर्सेज होंगे जिनसे अपन बायोमास एनर्जी डेवलप करेंगे। तो बायोमास के रूप में चावल की भूसी यूज़ कर सकते हैं, सरसों की खली, इसके अलावा विलायती बबूल, इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ प्लांट पढ़ लेते हैं, कुछ बायोमास एनर्जी वाले प्लांट। तो पदमपुरा मैं बनाऊँ क्या?
ठीक है, कौन सा है? पदमपुरा। कहाँ पर है? गंगानगर में। ठीक है, पदमपुर कहाँ पर है? पदमपुर लिखा रहता है या बहुत सी जगह पदमपुरा, देख लेना जो भी ऑप्शन में है। ठीक है, पदमपुर या पदमपुरा। तो यहाँ पर किससे बनाया जाता है? यहाँ पर बनाया जाता है चावल की भूसी से। ठीक है, चावल की भूसी किससे आएगा? चावल की भूसी। कंपनी है कल्पतरु। कल्पतरु पूरा नाम है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन। पूरा नाम लिखोगे क्या? पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, कंपनी कौन सी होगी? कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन। पदमपुरा कहाँ पर लगाया गया है प्लांट? गंगानगर में। यहाँ किससे बनती है? चावल की भूसी से। ठीक है, पदमपुरा। उसके बाद सरसों की खली। सरसों की खली से बनती है अलवर में। ठीक है, खेड़ली अलवर। खेड़ली अलवर यहाँ किससे बनती है? सरसों की खली से। तो खेड़ली अलवर में किससे बनती है? सरसों की खली से। विलायती बबूल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, विलायती बबूल। विलायती बबूल से कहाँ पर बनती है? तो अजमेर में। ठीक है, अजमेर। यहाँ पर किससे बनती है? विलायती बबूल से। विलायती बबूल। ठीक है, तो हमने ये कुछ सोर्स देखे। बायोमास एनर्जी की सबसे ज़्यादा संभावना है गंगानगर, क्योंकि गंगानगर मैक्सिमम सिंचित एरिया है सबसे ज़्यादा। यहाँ लगभग उत्पादन यहाँ पर ही होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा गंगानगर में। तो यहाँ पर कौन कौन से सोर्सेज हैं इसके बायोमास एनर्जी के? तो चावल की भूसी हो गया, सरसों की खली हो गया, विलायती बबूल हो गया। तो विलायती बबूल से देखा कहाँ पर होती है? अजमेर में। सरसों की खली से खेड़ली अलवर में और चावल की भूसी से पदमपुरा गंगानगर में। ठीक है, इसके अलावा जो अर्बन वास्ट है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल वाले से भी होता है। अर्बन वास्ट, अर्बन वास्ट शहरी कचरे से। शहरी कचरे से। ठीक है, शहरी कचरे से भी इसके अलावा एनर्जी बनाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पर है वो प्लांट? एक तो रंगपुर कोटा। रंगपुर कहाँ पर है? कोटा में। सूर्य चंबल कंपनी है, सूर्य चंबल। ठीक है, एक है खातौली टोक। खातौली कहाँ पर है? ये टोंक में। इसके अलावा बालोतरा। बालोतरा कहाँ पर है? बाड़मेर में, जहाँ पर लूणी नदी बाढ़ लेकर आती है, बालोतरा। ठीक है, तो शहरी कचरे से कहाँ कहाँ बनाई जाती है? रंगपुर कोटा, कंपनियों की सूर्य चंबल, खातौली टोक और बालोतरा में। एक खातौली टोक में भी यही वाली कंपनी आएगी, कल्पतरु। कल्पतरु, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बायोमास एनर्जी देखी हमने। सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पर है? गंगानगर में। सोर्सेज के रूप में हम चावल की भूसी यूज में लेंगे, या तो या सरसों की खली लेंगे, या फिर विलायती बबूल। विलायती बबूल की बात करें तो सबसे कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? अजमेर में। सरसों की खली की देखें तो खेड़ली अलवर में। और इसके अलावा पदमपुरा में चावल की भूसी से। कौन सी कंपनी है? कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन। इसके अलावा शहरी कचरे से भी बिजली प्रोड्यूस होती है। कहाँ पर करती है? खातौली टोक में। रंगपुर कोटा में सूर्य चंबल कंपनी। और इसके अलावा कौन सी है? बालोतरा बाड़मेर में। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा बायोमास एनर्जी का? देखो, ये पंजाब हरियाणा वाला एरिया जो है, पंजाब हरियाणा वाला, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया, यहाँ पर होती है बरसात के दिनों में चावल की खेती। ठीक है, किसकी होती है? चावल की खेती। इसके ठीक बाद में करते हैं गेहूं की खेती। गेहूं की खेती। तो जो दोनों फसलों के बीच में गैप है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और लेबर मिलती नहीं है। तो इस कारण से क्या है, ये आसान तरीका है कि सीधे क्या करो, जो भी वो अवशेष बचे हैं खेती के, उनमें क्या लगा दो? आग। इससे क्या नुकसान होता है? एक तो हमारे जो मिट्टी है, भूमि की जो मिट्टी है वो भी खराब होती है, और इसके कारण धुआं निकलता है। तो दिसंबर के आसपास में दिल्ली में, जो दिवाली के आसपास का टाइम होता है, उसमें दिल्ली में क्या होती है? स्मोक की प्रॉब्लम। स्मोक की प्रॉब्लम। ठीक है, धुआं हो जाता है वहाँ पर, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारी तकलीफें हो जाती है इससे, जो हम खेतों में जो आग लगा देते हैं ना उसमें। तो ये किसके कारण होता है? एक तो लेबर की शॉर्टेज रहती है, टाइम दोनों के बीच में बहुत कम है, इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है? सीधा आग लगा दो।
तो उससे क्या होता है, मिट्टी भी खराब होती है, हेल्थ भी खराब होती है, एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उन सबसे बचने के लिए ये बायोमास एनर्जी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो इको फ्रेंडली भी है, इनकम भी जनरेट हो रही है, सोइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये सारे काम संभावना का सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पर है, गंगानगर में। तो आजकल गवर्नमेंट ने बैन भी लगा दिया है ये दिल्ली में स्मोक। दिवाली के आसपास देखा करो न्यूज़पेपर में बहुत आती है स्मोक की प्रॉब्लम। ठीक है, तो लिखो सही जनी का ताम जाओ। बायोमास एनर्जी राजस्थान में सबसे ज़्यादा संभावना है गंगानगर में। ठीक है, सोर्स कौन कौन से हो गए, सोर्स हो गया चावल की भूसी, हो गया सरसों की खली, हो गया विलायती बबूल। विलायती बबूल से कहाँ, अजमेर में। सरसों से कहाँ, खेड़ली अलवर में। चावल की भूसी से पदमपुरा में। कंपनी कल्पतरु। कल्पतरु ने इसके अलावा कौन सा खोला है, खातौली टोक में। इसके अलावा जो शहरी कचरे से कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है, तो रंगपुर कोटा, खातौली टोक हो गया। इसके अलावा बालोतरा बाड़मेर हो गया। ठीक है, अब बायोमास एनर्जी पॉलिसी बायोमास ऊर्जा नीति कब आई है, 2010 में। सन याद रखना। ठीक है, कब आई है, 2010 में। और राजस्थान क्या था, पहला स्टेट। राजस्थान क्या था, पहला स्टेट था जो बायोमास के ऊपर नीति लेके आया था। बायोमास ऊर्जा के ऊपर नीति लेकर आने वाला राजस्थान कौन सा था, पहला स्टेट था। कब लेके आया, 2010 में। घोषणा करने में राजस्थान सबसे आगे। नीति तो फटाफट ले आएगा, सब में राजस्थान पहला स्टेट आएगा मैक्सिमम में। सौर ऊर्जा में भी देखा था, आगे वन नीति भी देखेंगे, इको टूरिज्म पॉलिसी देखेंगे, सब में राजस्थान का क्या है, पहला स्थान है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं बायोगैस। बायोगैस बायोगैस की सबसे ज़्यादा संभावनाएं है उदयपुर में। ठीक है, बायोगैस की बात करें तो बायोगैस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंपोनेंट या संगठक ही बोलेंगे ना, कंपोनेंट संगठक। संगठक तो में CH4 आता है मेनली, तो इसके अलावा CO2, इसके अलावा H2S, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मेनली गैसें होगी। बायोगैस में कौन कौन सी गैसें आती है, तो आती है CH4, CO2 और H2S। देखो कैसे बनती है बायोगैस। ये से एक चेम्बर होता है। ठीक है, ड्रम जैसा चेम्बर होता है। इसमें क्या क्या डालेंगे आप, या तो खेती का वास्ट डाल देंगे, कुछ भी खेती का कचरा, या फिर पशुओं का। ठीक है, ये सब इसमें डालेंगे। यहाँ पे कोई हवा आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो कैसा है, बंद है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होगी, और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, बायोगैस का। किसका निर्माण होगा, बायोगैस का। तो बायोगैस को किसके रूप में, या तो आप चूल्हा जला लो इससे। ठीक है, घर पे आसपास लगे देखे होंगे आपने, बहुत छोटे छोटे प्लांट लगे देख, तो या तो चूल्हा जला लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको आगे कंप्रेस करते हैं। जैसे नेचुरल गैस को कंप्रेस किया तो क्या बन गई, CNG। उसके बाद उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। ऐसे ही जब इसको कंप्रेस करेंगे ना, तो कंप्रेस करने के बाद बनेगा कंप्रेस बायोगैस। और इसका यूज किसके रूप में कर लेंगे, फ्यूल के रूप में। ठीक है, बायोगैस। अब इसमें कुछ वो ऐसा निकलेगा, बिल्कुल स्लरी कहते हैं उसको, चिपचिपा सा पदार्थ। ठीक है, तो उसको किसके रूप में यूज ले लेंगे, खाद के रूप में। तो ये गीले कचरे का फायदा है, इसलिए सूखा कचरा और गीला कचरा क्या रखना चाहिए, अलग अलग। गीला कचरा क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस कैसे बनेगी, ऐसा एक चेंबर होगा, यहाँ पर एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रिएक्शन होगी, बायोगैस बन जाएगी, जिससे या तो आप फ्यूल के मतलब चूल्हा वूल्हा जला लो या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इसको जब कंप्रेस करेंगे, जैसे प्राकृतिक गैस को कंप्रेस किया तो सीएनजी उसको फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं, ऐसे इसको कंप्रेस करेंगे ना तो इसमें जो हानिकारक एलिमेंट है वो हट जाते हैं, जैसे H2S हानिकारक है तो ये इसको हट जाएगा और इसको फ्यूल के रूप में यूज ले लेंगे। ठीक है, स्लरी को आप खाद के रूप में यूज ले सकते हो। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी? एनएरोबिक रिएक्शन होगी। तो यह है बायोगैस। सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर है? ये याद रख लेना, उदयपुर में। ठीक है, संगठक याद रख लेना। वैसे ये नहीं आएगा आपके, संगठक नहीं आएगा, ये प्रोसेस नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? बायोगैस की सबसे ज़्यादा संभावना है कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, बायोमास ऊर्जा नीति 2010 में लिख लो 35। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा नीति कब लाए? 2010 में, और राजस्थान पहला स्टेट बना जो कि बायोमास ऊर्जा नीति लेके आया। बायोगैस की सबसे ज़्यादा संभावना है राजस्थान के किस जिले में? तो उदयपुर में। कौन कौन सी गैसें आती है बायोगैस में? तो मेनली तो CH4 मेथेन, इसके अलावा CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगर इसको कंप्रेस कर देंगे बायोगैस को तो इसका किसके रूप में यूज कर लेंगे हम? फ्यूल के रूप में यूज कर लेंगे। बायोफ्यूल या बहुत सी जगह बायोडीजल भी लिखा रहता है, बायोफ्यूल या बायोडीजल। जो मेनली प्लांट यूज में लेते हैं इसके लिए, वो कौन सा यूज में लेते हैं? रतन जोत, इसको जेट्रोफा भी कहते हैं, जेट्रोफा। और एक यूज में लेते हैं करंज। एक तो रतन जोत यूज में लेते हैं, एक करंज। अब इनको कहाँ पर उगाएंगे? तो इनको मेनली बंजर भूमि पे उगाएंगे, जिससे क्या होगा? बंजर भूमि पे का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और इसके अलावा हमें बायोफ्यूल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। तो इसको लागू करने वाला राजस्थान कौन सा स्टेट है? पहला, राजस्थान पहला स्टेट है। किसको? बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला राजस्थान कौन सा स्टेट है? तो पहला स्टेट है। आपने देखा होगा बायोफ्यूल का मतलब है एथेनॉल चल रहा है आजकल गाड़ियों में, ये पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग, पेट्रोल प्लस एथेनॉल। जो पेट्रोल या डीजल आता है इसमें क्या होता है? कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, कंप्लीट दहन नहीं हो पाता इसका ईंधन का। तो एथेनॉल में क्या होता है? C2H5OH। ये ऑक्सीजन के कारण क्या होता है? कंप्लीट दहन हो जाता है, जिससे क्या होता है? पॉल्यूशन में कमी आ जाती है। ये ऑक्सीजन है, इसके कारण क्या हो जाता है? कंप्लीट दहन। लेकिन यदि नमी आ जाए तो क्या बन जाती है? H2O। तो गाड़ियों में बहुत सी प्रॉब्लम भी आ जाती है पानी के समय में, जब बारिश होती रहती है तो किस कारण आता है? ये ऑक्सीजन के कारण प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बायोफ्यूल मतलब एथेनॉल की ब्लेंडिंग में, और गवर्नमेंट का टारगेट है 20% का, पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग, इससे होगा क्या? एक तो बंजर भूमि का उपयोग हो गया। ठीक है, बंजर भूमि का क्या हो गया? उपयोग हो गया। अगर किसान इन पौधों को उगाएंगे तो किसानों को अतिरिक्त आय। इसके अलावा हम क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत का लगभग 80% से ज़्यादा तेल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा 20% अगर एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर देंगे तो इंपोर्ट में भी कमी आएगी, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो हमारा जो डॉलर खर्च होता है वो भी क्या होता है? कम होगा। एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम आगे चलकर इकोनॉमी में, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो अगर इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो भी कम हो जाएगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट तो कम पैसों का करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा पैसों का करते हैं। तो इससे एक टर्म आती है इकोनॉमी में, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो हो जाता है। ठीक है, किसानों की अतिरिक्त आय होगी, बंजर भूमि का उपयोग हो जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण भी कम पोल्यूट हो रहा है इससे, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो पा रहा है किसका? ईंधन का। केवल पेट्रोल करेंगे तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, जो धुआं निकलता है उसमें क्या होते हैं? जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, यानी कि जहरीले पदार्थ होते हैं। अगर एथेनॉल आएगा तो कंप्लीट कंबशन होगा और जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं उनमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
तो इको फ्रेंडली भी है। कैसा है? इको फ्रेंडली। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। सेंट्रल अभी 2018 में एक पॉलिसी लेके आई है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला राजस्थान कौन सा स्टेट बन गया? पहला स्टेट बन गया। कौन कौन से यूज में लेंगे? रतनजोत, जिसको जेट्रोफा भी कहते हैं, इसके अलावा करंज। ठीक है, तो ये लिख लो। फल वाला कर दूँ? ठीक है, तो ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई 2018 में। इसके पहले राजस्थान अपनी खुद की पॉलिसी लेके आ गया, बायोफ्यूल पॉलिसी कब लेके आया? 2007 में। तो राजस्थान देश में पहला स्टेट बन गया जो कि बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आया। इसके अलावा जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला भी राजस्थान कौन सा स्टेट बन गया? पहला स्टेट बन गया। बायोफ्यूल के कौन कौन से रिसोर्सेज है? रतनजोत, जेट्रोफा और करंज। इसको एथेनॉल में 20% का टारगेट है गवर्नमेंट का ब्लेंडिंग करने का। एथेनॉल मिलाने से क्या होगा? इसका कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन से क्या होगा? जो पोल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा बंजर भूमि पे इनको उगाएंगे तो बंजर भूमि का भी यूज हो जाएगा, किसानों को अतिरिक्त आए। इसके अलावा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट, हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑयल, तो क्या होगा? हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया। अभी तक एनर्जी में हमने बात की थी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। तो ये हमारे जो है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगे, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।